गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जुपिटर लैब के बारे में, जो कि एक प्रोजेक्ट जुपिटर के लिए बहुत अच्छा वेब बेस्ड यूज़र इंटरफेस है। मैं इसको आईडीई की कैटेगरी में डाल देता हूं क्योंकि मैं इसको एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं और मैं कर रहा हूं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब मैं सर्वर में अपने जाता हूं और मेरे सर्वर में बहुत सारा जो सामान पड़ा हुआ है, मेरा कोड बेस पड़ा हुआ है, उसको मुझे बार बार एडिट करने के लिए या तो कोई एक्सटेंशन का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर किसी और तरीके से मुझे रिमोटली कनेक्ट करना पड़ता है अपने सर्वर से। लेकिन ये तरीका मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं ब्राउज़र के अंदर सिक्योरली और उसी के साथ साथ बड़े आराम से अपनी एडिटिंग कर सकता हूँ सारी फीचर्स के साथ। इसमें एक्सटेंशन भी है और इसमें मैं जुपिटर नोटबुक्स लिख सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज़, अब मैं जुपिटर नोटबुक वीएस कोड में भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग होता है। तो क्या ये क्वालिफाई करती है बेस्ट आईडीई कहलाने के लिए पाइथन प्रोग्रामर्स के लिए? लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आप अगर खुद से करने बैठोगे, और मैं खुद से करने बैठा तो मुझे बहुत टाइम लगा और डेफिनेटली आपको भी शायद बहुत सारा टाइम लग जाएगा अगर आप लोग उसको खुद से करने बैठोगे। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर इस वीडियो में चीज़ों को आसान बनाया है। आने वाले टाइम में अभी जो वीडियो देखोगे आप, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को। अगले 10-15 मिनट हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या ऑफर करता है ये जुपिटर लैब हमारे लिए, कैसे इंस्टॉल करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि एक सर्वर अगर आपके पास है, आपने एक मान लो सर्वर खरीदा हुआ है कहीं से, डिजिटल ओशन से या कहीं से भी खरीदा हुआ है, लिनोड वगैरह से एक सर्वर, और आपको वहाँ पर अपने प्रोडक्शन सर्वर में एक स्नीक पीक मारना है, एक झांकना है, या फिर आपका डेवियन टेस्ट एनवायरनमेंट भी हो सकता है, वहाँ झांकना है, आपको देखना है कि भाई कौन सी फाइल क्या कर रही है और क्या चल रहा है आपकी फाइलों के अंदर। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो लॉग्स वगैरह आपको बड़े अच्छी तरह से देखने हैं। तो सिक्योरली किस तरह से आप लोग स्टार्ट करोगे, एक कैविएट है एक्चुअली। लोकल में आप जब स्टार्ट करते हो और आप जब सर्वर में स्टार्ट करते हो तो डिफरेंस है, कुछ कमांड्स है, थोड़े बहुत ट्वीक्स हैं जो कि बताऊंगा मैं आप लोगों को इस वीडियो में। ज़रूर एंड तक देखना और मुझे बताना फिर कि क्या ओपिनियन है आप लोगों का। आप लोग का ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जुपिटर लैब को देखेंगे। मैंने जितना भी टाइम बिताया है जुपिटर लैब के साथ इसको यूज़ किया है, मैं अभी आप लोगों को वो सारा का सारा इस वीडियो में एक्सपीरियंस पैक करके बताने वाला हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और चालू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपने कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हो, और यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना लिया जिसका नाम मैंने रखा हुआ है जुपिटर लैब्स टूट, एंड इनफैक्ट इट्स जुपिटर लैब नॉट लैब्स, बट दैट्स फाइन यार। मैं कभी कभी गलत नाम से बना देता हूँ फोल्डर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाम कम काम में ज़्यादा फोकस करेंगे, और मैं अपने टर्मिनल को खोलकर यहाँ पर आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना बता देता हूँ। तो इसका इंस्टॉलेशन एकदम सिंपल है, आपको लिखना है पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब, सिंपल इतना लिखना है। मैं तो ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिख कर आ रहा है, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको यूज़ नहीं किया है कभी तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और इसको रन करना भी बहुत आसान है, जुपिटर और लैब ये लिख के आप लोग रन करें। अब यहाँ पर मैंने जुपिटर नोटबुक का ट्यूटोरियल बनाया हुआ था अपने चैनल के अंदर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो, बट ठीक है आप लोग देख लेना उसको बाद में। अभी हम लोग जुपिटर लैब की बात कर रहे हैं तो जुपिटर लैब को चालू करते हैं। और मैंने यहाँ पर जैसे एंटर मारा, आप लोग देखो यहाँ पर एक नोटबुक सर्वर स्टार्ट हो गया। अब ये काम किस तरह करता है देखो, अब मैं जो हूँ इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। ये आपको कैसे दिखाई देगा मैं बताता हूँ। आपका ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस फोल्डर में एक खुल गया है, ये कह रहा है भाई ये फोल्डर में मैं खुल चुका हूँ। और यहाँ पर जैसे कि मैंने वीएस कोड को खोल रखा है इस फोल्डर के अंदर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। उसी तरह मैंने क्या किया है, उसी तरह मैंने यहाँ पर इसको खोला हुआ है इस तरह से, ठीक है, उसी फोल्डर में। अब मान लो मैं यहाँ पर एक जुपिटर नोटबुक बनाना चाहता हूँ, एक आई पाइथन नोटबुक बनाना चाहता हूँ। अब आपको आई पाइथन नोटबुक नहीं पता तो पता चल जाएगा। अभी मैंने पाइथन 3 की एक आई पाइथन नोटबुक बनाई, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मान लो रीनेम करना चाहता हूँ, राइट क्लिक मैं करके यहाँ पर रीनेम कर सकता हूँ इसको। मैं यहाँ पर लिख दूंगा first.ipynb, आई पाइथन नोटबुक। और आई पाइथन नोटबुक अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, A=34, और फिर उसके बाद आप A शिफ्ट एंटर करके जैसे ही आप प्रिंट करोगे इसकी वैल्यू को तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो दिस इज़ माई नोटबुक। अब ये मैंने बड़ी अगली सी नोटबुक बनाई है। आप लोग अगर अच्छी नोटबुक बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो कि इस सेल को मूव कर सकते हो ड्रैग करके, देखो जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पर मूव, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी मिल जाती है आप लोगों को। अब यहाँ पर कौन सा सेल किस तरह का होगा आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपने जुपिटर नोटबुक यूज़ किया तो ये सब चीज़ें आपके लिए नई नहीं होंगी, ठीक है। आप लोग यहाँ क्लिक करके मार्कडाउन यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पर लिख सकते हो वेलकम टू जुपिटर लैब,
और यहाँ पर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर हूँ, ठीक है। और देखो मुझे फील काहे की आ रही है, मुझे फील आ रही है जैसे मैं वी एस कोड टाइप की कोई आईडी यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं इस तरह से कर्नल रन ये सब चीज़ें ऐसे यूज़ कर रहा हूँ जैसे कि मैं अपने किसी फुल फ्लेज आईडी में हूँ, और एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर मार्कडाउन अगर आप लोगों को लिखना आती होगी तो आपको पता होगा कि आप ट्रिपल स्टार करके इस तरह से यहाँ भी लगाना पड़ेगा ट्रिपल स्टार, इसको डार्क कर सकते हो, ठीक है। अब मार्कडाउन का ट्यूटोरियल आप देख लेना, कहीं पर आपको मिल जाएगा इंटरनेट पर। मार्कडाउन अगर आप लिखोगे तो मार्कडाउन की गाइड मिल जाएगी, मार्कडाउन गाइड, और मार्कडाउन की गाइड में मिल जाता है ऊपर ही कुछ ना कुछ अच्छी चीज़। तो मैं यहाँ पर बस ये देख रहा हूँ कि मार्कडाउन लिखने का मुझे कोई तरीका मिल जाए। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने मार्कडाउन, इस तरह से आप जो है यूज़ कर सकते हो। इन्होंने एक वेबसाइट का लिंक दिया है। अब मैं दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता, ठीक है। आप लोग देख लेना, इसका ये बनता है इस तरह से, तो आप लोग जो है बड़े आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वेलकम टू जुपिटर लैब लिख दिया, अपनी पूरी नोटबुक में यहाँ पर बना सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका फोल्डर आ जाता है कि ये जो फोल्डर है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो first.ipynb बन गया है, और ये .ipynb चेक पॉइंट्स फोल्डर एक बनता है ऑटोमेटिकली, जो कि क्या करता है कि आपकी जो नोटबुक है उसको सेव कर देता है। अगर आप लोगों ने अपनी नोटबुक को अपना चेक पॉइंट आपने क्रिएट किया है तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, मान लो मैंने लिखा b=34 कुछ इस तरह से, और मैं शिफ्ट एंटर मार के नीचे आ सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, जैसे मान लो मैं सेव द नोटबुक कंटेंट एंड क्रिएट चेक पॉइंट पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर ही क्या है, सेव हो जाएगी मेरी नोटबुक और एक चेक पॉइंट बन जाएगा। अब मान लो मैं इसे खो देता हूँ, मैं फाइल में जाकर रिवर्ट नोटबुक टू चेक पॉइंट कर सकता हूँ, और मैं इसको रिवर्ट करके अपनी जो मेरी नोटबुक है उसको मैं वापस प्राप्त कर सकता हूँ, पिछले चेक पॉइंट पे मैं उसको ला सकता हूँ। तो चेक पॉइंट क्या है कि आप लोग सेव कर लो, जहाँ पर आपने सेव किया वहाँ पर आप लोग वापस जाना चाहते हो अगर, तो पिछले चेक पॉइंट पर आप लोग जो है जा सकते हो। अब मैं यहाँ पर कुछ बातें करना चाहता हूँ कि क्या ये सबको यूज़ करना चाहिए, क्या विजुअल स्टूडियो कोड आपको छोड़ देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक इन ब्राउज़र IDE है जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, और इसमें जो है इतना अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है काम करने का, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में बताऊं। लेकिन एक डेफिनेट सी बात ये है कि एक चीज़ ब्राउज़र में जो चलती है और एक चीज़ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा कंट्रोल लेके चलती है, डिफरेंस डेफिनेटली होगा। आपको अच्छा एक्सपीरियंस VS कोड में ही मिलेगा, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहीं कम नहीं है, ये भी आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रदान करेगा। और किस केसेस में आप लोग यूज़ करोगे इसको वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप लोग किसी सर्वर को बनाते हो और उस पर अपनी सारी फाइल्स डालते हो, अपनी वेबसाइट होस्ट करते हो, या फिर कोई क्रॉन जॉब लगा देते हो अपने सर्वर में जो कि चल रही है आपकी 24 घंटे, ठीक है, तो आप लोग क्या चाहोगे, आप लोग चाहोगे कि आपका जो प्रोसेस है वो चलती रहे और आप उसको मॉनिटर करो, अपनी लॉग फाइल्स को देख लो, कभी भी आकर आप सर्वर पे फाइल्स अपलोड करना चाहोगे, आप अपलोड वगैरह भी कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन आप चाहोगे कि किस तरह से आप क्या काम अगर करना चाहो बिना विम को यूज़ किए, बिना सर्वर में लॉगिन किए, बिना जो है अगली से टर्मिनल को देखे। अब मुझे टर्मिनल अगली नहीं लगता है, बट बिगिनर्स को टर्मिनल बहुत अगली लगता है, वो उसको अगली टर्मिनल बोलते हैं। और डेफिनेट सी बात है कि अगर बहुत सारी एडिटिंग करना है तो विम इज़ नॉट दैट ग्रेट। हालांकि मेरे थोड़े बहुत हाथ सेट हो गए हैं विम पर, विम एक टेक्स्ट एडिटर है बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो। लेकिन अगर आप इस तरह से इस इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट में अपने सर्वर को खोल पाएंगे तो कितना अच्छा होगा, इट विल बी फार बेटर। आप आराम से फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, क्या फाइल है देख सकते हैं, किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हैं। अब सर्वर में विजुअल स्टूडियो को टाइप के एनवायरनमेंट को सेटअप करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीका एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, बड़े आराम से काम चल जाता है आपका। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है इसको आप लोगों को बताया, और मैं कहूँगा कि जिस तरह मैं इसको यूज़ करता रहता हूँ, नोटबुक बनाते रहता हूँ, एक कमांड का काम होता है, एक कमांड बनाया मैंने, फायर किया एक कमांड, और अपना जो मुझे URL मिला उस पर मैंने अपने सर्वर की फाइलों को मॉनिटर कर रहा हूँ, बस इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। बड़े डेवलपमेंट के लिए भी मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, पाइथन स्क्रिप्ट्स बड़ी बड़ी लिखने के लिए भी यूज़ किया हुआ है, कोलैबोरेशन अच्छा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी शुरुआत है इन ब्राउज़र IPython नोटबुक्स। हालांकि अगर आप जुपिटर नोटबुक की बात करो तो उसमें भी कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट होता है, लेकिन जो टैब्स वाला सिस्टम है ये नया है यहाँ पर, और आपको ये विजुअल स्टूडियो कोड टाइप की जो है कुछ लुक एंड फील के साथ मिलता है। तो विद दैट सेड आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इसको और क्या है ऑफ़र करने के लिए। तो ये जो IDE है वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करने के लिए, डेटा साइंस वालों के लिए ही ज़्यादा है, उन लोगों को ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसमें। जेंगो की कोडिंग, फ्लास्क की कोडिंग, एक
कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, रिएक्ट, ये सारे काम अगर आपको करने हैं तो आप जैसे एंड्रॉयड वगैरह का जावा कोड, इसमें आई डू नॉट रिकमेंड। फ्यूचर में अगर कुछ अच्छी एक्सटेंशंस आ जाएं और कुछ ऐसा आ जाए कि भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है, तो आप मुझे कोट मत करना पीछे आगे कि भाई हरी भाई आपने तो कहा था यूज़ ही नहीं करते और देखो इतना अच्छा बना दिया उन लोगों ने। आगे देखेंगे क्या होता है, बट एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा टूल है ये, बट नॉट येट देयर कि आप इसमें एंड्रॉयड की कोडिंग करो, जावा के प्रोग्राम्स बनाओ। आप बनाने को बना सकते हो, बट वो फील जो है आपको मिलने वाली आईडी वाली यहाँ पर उतनी नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो विद दैट सेड आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। अब आप लोग अगर यहाँ पर देखोगे तो देखो मैंने first.ipynb बनाया है। अब मान लो कि मैं एक सर्वर में, मेरा ये खुला हुआ है, मैंने एक सर्वर में खोल रखा है और मैं सर्वर में कोई फाइल अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं अपलोड फाइल्स पे क्लिक कर सकता हूँ। और मान लो मैं यहाँ पर ये output.csv अपलोड करना चाहता हूँ, मान लो या new.py या config.zip या कुछ नहीं तो ये settings.json ही क्यों ना मैं अपलोड करूँ, तो मैं अपलोड करूँगा तो ये यहाँ पर अपलोड हो गई। देखो तो मैं अपने लोकल कंप्यूटर से जहाँ पर भी सर्वर चल रहा है ये जुपिटर लैब का, वहाँ पर फाइल को जो है वो अपलोड कर सकता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर भी ये आ गई। और अगर मैं आप लोग को ये फोल्डर दिखाऊँ तो आप लोग देखो ये फोल्डर में भी मेरा ये जो settings.json है ये आ गई है। तो मैं अपलोड कर सकता हूँ फाइल को, डेफिनेटली डाउनलोड तो कर ही सकता हूँ यार। मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर डाउनलोड में जाऊँगा और क्लिक करूँगा डाउनलोड पे और ये जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बात यहाँ पर रखना चाहूँगा कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि ब्राउज़र में राइट क्लिक करके हमको इस तरह के ऑप्शन मिलने वाले हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं आपको इसी तरह के ऑप्शंस मिले, कभी कभी आपको इस तरह के ऑप्शंस भी मिलते हैं। तो आपको हमेशा आजकल जो मॉडर्न ऐप्स हैं, मॉडर्न वेब ऐप्स हैं, उनमें राइट क्लिक ज़रूर ट्राई करना चाहिए, हो सकता है आपको कुछ नया ऑप्शन देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक ओपन आ रहा है, ओपन विद आ रहा है और ओपन इन न्यू ब्राउज़र टैब आ रहा है, जिससे क्या होता है कि नई ब्राउज़र टैब में खुल जाता है। अब नई ब्राउज़र टैब में तो आप इसको नहीं खोलना चाहोगे, ये एक IPython नोटबुक है जो डाउनलोड हो जाएगी। settings.json को अगर मैं खोलूँ नई टैब में तो देखो यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पर उसी के साथ साथ अगर मैं राइट क्लिक करूँ और इसमें कट कॉपी पेस्ट ये सब कर सकता हूँ, इसको डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं एक नया फ़ोल्डर बना सकता हूँ, नया फ़ोल्डर मैं यहाँ क्लिक करके भी बना सकता हूँ। और यहाँ अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं एक नई फाइल बना सकता हूँ, टेक्स्ट फाइल जैसे कि या .py फाइल। और यहाँ पर आप आराम से कोई py फाइल भी बना सकते हो राइट क्लिक करके, इसको रीनेम करके। तो मैं राइट क्लिक कर सकता हूँ, इसको रीनेम कर सकता हूँ, main.py लिख सकता हूँ और मैं यहाँ पर आराम से, बड़े आराम से यहाँ पर पाइथन की कोडिंग कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे कोड कंप्लीशन नहीं मिला, ठीक है। कोड कंप्लीशन मुझे यहाँ पर नहीं मिलता है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलता है, मुझे कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी पड़ेंगी उसके लिए। और अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हॉल्ट पे रखते हैं, ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। और आप लोग आराम से पाइथन फाइल बनाओ, देखो क्या कर सकते हो आप इसके साथ। बट आउट ऑफ द बॉक्स एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी, मुझे पाइथन का सपोर्ट नहीं मिला। क्विक एडिटिंग के लिए ठीक है, लेकिन जब मैं काम कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं पूरा का पूरा os.list.dir लिखूँ, मैं चाहूँगा मैं ld लिखूँ और मुझे पूरा जो लिस्ट dir है वो मुझे सजेशन में मिल जाए। तो एक ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है। फिर यहाँ पर मान लो आपने अपने सर्वर में जाके चेंज कर दिया कोई, तो यहाँ पर आपकी फाइल्स जो है वो नहीं दिखेंगी, तो ये रिलोड करना पड़ेगा आपको। तो आपका जो सर्वर है, अब सर्वर आपका कोई रिमोट VPS सर्वर हो सकता है या फिर आपका ये जो फोल्डर है वो भी हो सकता है, ये भी एक सर्वर ही है। तो अभी ये सेम कंप्यूटर में इसलिए इस तरह से प्रतीत हो रहा है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इन ऑप्शंस को देखेंगे। अब फाइल में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, न्यू, फिर उसके बाद डाउनलोड, एक्सपोर्ट नोटबुक एज, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप HTML, लेटेक, मार्कडाउन, PDF, अलग अलग तरह के आप लोग उसमें इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब एडिट में अगर जाएँ तो अंडू रीडू वगैरह मिलता है, लेकिन एक चीज़ अच्छी लगी मुझे, आप कट कॉपी पेस्ट बिना कंट्रोल दबाए कर सकते हैं। C से कॉपी होगा और आपका V से पेस्ट हो जाएगा, तो मुझे ये बड़ा सही लगा। तो जैसे कि मान लो मैं इसकी कॉपी बनाना चाहता हूँ, वेलकम टू जुपिटर लैब्स की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा, C दबाऊँगा, फिर यहाँ क्लिक करूँगा। देखो ये ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, ये ब्लू ब्लू, इसका मतलब ये है कि कहाँ पर मैं पेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर अगर डाल दिया इसको ब्लू ब्लू को इस तरह से, और मैं अगर V दबाऊँ अभी, मैंने यहाँ पर दबा के C करना है, यहाँ दबा के V दबाना है, मैंने गलती से फिर से C दबा दिया था, बट एनीवेज ठीक है। आप इसको ठीक ठीक करोगे तो यहाँ पर वेलकम टू जुपिटर नोटबुक आ गया, जुपिटर लैब ट्यूटोरियल्स, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट जुपिटर लैब आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। आई जस्ट वांटेड टू लेट एवरीवन नो कि यार जुपिटर लैब एग्जिस्ट, और थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता था कि मैं क्या एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको नहीं मालूम होती है, इवन मुझे भी मालूम नहीं होती हैं चीज़ें, तो मैं जो है लोग मुझे बताते हैं तो मैं उनको चीज़ों को देखता हूँ। बट ये चीज़ है जो कि मुझे पता चली और मैंने सोचा आप लोग को बताओ। तो जुपिटर लैब थीम आप डार्क भी कर सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। और देखो कितना अच्छा लग रहा है, तो ये डार्क थीम मैं यूज़ करता हूँ टू बी ऑनेस्ट। और
एक सर्वर में आपको इस तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा है तो मेरे हिसाब से यार दैट्स टू गुड फॉर मी एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको ये सारे ऑप्शन। अब मैं यहाँ पर एक एक ऑप्शन में जाकर आप लोग को नहीं दिखाने वाला, बट जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर बस मैं आप लोगों को वो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, आप एक एक सेल को रन कर सकते हो, फिर कर्नल को रीस्टार्ट कर सकते हो, एक नया कर्नल चालू कर सकते हो। अगर आप यहाँ क्लिक करो प्लस पे, एक नया कर्नल आपका चल जाएगा, एक नई IPython नोटबुक आप नेविगेट कर सकते हो अपनी नोटबुक्स के बीच में। तो 2-4 नोटबुक जब हम चलाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, नई ब्राउज़र की टैब्स खोलनी पड़ती हैं, लेकिन ये एक ही टैब में खोलने के लिए इन्होंने इस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया इसको कि आप एक ही टैब में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत सही है। अब बहुत सारी इसकी सेटिंग्स हैं, फॉन्ट और ये वो एडवांस सेटिंग एडिटर है, और फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर फॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा आप लोगों को, ये सब चीज़ें तो मैंने बता दी, इन सब चीज़ें आप खुद से एक्सप्लोर कर लोगे। और मैं यहाँ पर बस आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि शायद जहाँ फंस सकते हो आप, तो मैं इसको बंद करता हूँ। और ये कीबोर्ड शॉर्टकट जो है उसको मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा उसकी, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं थोड़ा सा फंसा था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फंसा था, तो आपको भी बताता हूँ मैं, ठीक है। तो आप इसको बंद कर सकते हो यहाँ क्लिक करके, तो पूरा मेरा ये जो स्पेस है इस तरह से आ गई है। अब देखो ये इन्होंने कमेंट आउट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या किया हुआ है, बहुत सारे इनके शॉर्टकट्स हैं, देखो शॉर्टकट्स इन्होंने बना रखे हैं, डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इतने को कॉपी करना है, शॉर्टकट्स के साथ कॉपी करना है इसको, ठीक है। और आप इसको कॉपी करें और इसके अंदर डाल दें, शॉर्टकट्स को इसके अंदर डाल दें इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पर खुला, ये यहाँ पर बंद हुआ, आपको इस तरह से बंद करना है, सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कोई भी शॉर्टकट है, जैसे मान लो मैं कॉपी का शॉर्टकट लेना चाहता हूँ, मैं Ctrl+F करूँगा, कॉपी यहाँ पर लिखूँगा, तो देखो कॉपी सेल की जो की है वो C है, ठीक है। या फिर अगर मैं कॉपी को चेंज नहीं करना चाहता यार, कॉपी एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है C, मैं करूँगा कुछ टैब से रिलेटेड शॉर्टकट, ठीक है। और मैं कुछ नेक्स्ट टैब में अगर जाऊँ, कुछ ऐसा अगर मुझे मिले, एक होता है कि नई टैब को किस तरह से आप नेविगेट करो, आई थिंक वो पहला ही शॉर्ट, हाँ ये देखो एक्टिवेट टैब, एक्टिवेट नेक्स्ट टैब बार, ठीक है, एक्टिवेट नेक्स्ट टैब। हाँ तो देखो यहाँ पर इन्होंने कुछ शॉर्टकट्स रखे हुए हैं, तो मान लो मैं इस शॉर्टकट को ओवरराइट करना चाहता हूँ, मैं कॉपी करूँगा इस वाले शॉर्टकट को, पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर एक्टिवेट नेक्स्ट टैब मैं करना चाहता हूँ, मान लो मैं Ctrl+Shift और एरो की जो है राइट में डालना चाहता हूँ मान लो, ठीक है। तो मैं Ctrl+F करके यहाँ पर एरो लिखता हूँ, एरो डाउन मैं कर दूंगा, सॉरी एरो राइट कर दूंगा मैं, तो एरो अप है ये, तो मैं एरो राइट कर दूंगा, तो यहीं से आपको सारे क्लू मिल जाते हैं, ठीक है। एरो राइट, ठीक है, सेव किया मैंने। और मैं एक चीज़ और करूँगा, प्रीवियस का भी कर देता हूँ मैं, जिस तरह मैंने नेक्स्ट का किया मैं प्रीवियस का भी कर देता हूँ, उप्स। तो मैं कॉपी करूँगा इसको, पेस्ट करूँगा और एक्टिवेट प्रीवियस कर दूँगा और लेफ़्ट कर दूँगा इसको, ठीक है। तो सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक नई फाइल खोलेंगे यहाँ पर। अब देखो मैं यहाँ पर अपना कंट्रोल यूज़ कर रहा हूँ, Ctrl+Shift लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, तो मैं आराम से मैंने एक शॉर्टकट को ओवरराइट कर दिया, यानी कि मैं अभी जो काम पहले इनके दूसरे कीवर्ड शॉर्टकट से करता था, अब मैंने अपना लिख दिया है उसका वर्जन कीबोर्ड शॉर्टकट का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो, मैंने जो सेटिंग्स इनकी ओवरराइट करी हैं यहाँ पर, इसको मैं बंद कर देता हूँ यार, मैं इसको सेव नहीं करना चाहता untitled.ipynb को, तो वो देखो आप लोग यहाँ पर मैंने अपना वर्जन लिख लिया। तो यूज़र प्रेफरेंसेस में आएगा जो आप ओवरराइट करना चाहते हो, डिफ़ॉल्ट से हटके करना चाहते हो, सिस्टम डिफ़ॉल्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट जो है वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग कंसोल है, और आप अपनी प्रेफरेंसेस अगर डालना चाहते हो तो वो डालो, हर तरह की आपकी अपनी प्रेफरेंसेस का ऑप्शन है यहाँ पर, टर्मिनल ये वो सब चीज़ें जो है यहाँ पर आप लोगों को मिलती हैं देखने को, आप आराम से बड़े यहाँ पे फाइल ब्राउज़र ये सब चीज़ें जो है एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो सेटिंग्स को अभी मैं बंद कर देता हूँ, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है बहुत लंबा वीडियो करने का, मैं बस एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो कि आप खुद से भी देख सकते हो, मैं चाहता हूँ खुद से ही आप लोग एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो, मैं न्यू कंसोल खोल सकता हूँ, ये एक फीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिखाता हूँ क्यों अच्छा लगा ये मुझे। मान लो मैंने =4 लिखा, तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि मैंने क्या क्या लिखा है। अगर मैं पाइथन यहाँ पर लिखता हूँ, मैं आपको यहाँ पर नया ये खोल के दिखाता हूँ, तो A=4 लिखा, C= ये लिखा, तो मुझे ऊपर दिखता तो है, लेकिन यहाँ पर मुझे वो व्यू बहुत अच्छा लगता है यार, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है,
आप इस तरह से लिख सकते हो और आप जो जो लिखोगे वो आपको ऊपर दिखेगा, आप उसमें स्क्रॉल करके देख सकते हो और एक इंटरैक्टिव से आईडी टाइप के इन्वायरमेंट में आप एक्सप्लोर कर सकते हो आपने क्या क्या चीज़ें कब कब बनाई। ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगी। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि आपकी कौन कौन सी टैब्स ओपन है, ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रायता बूंदी फैला हुआ है यहाँ पर और आप लोग सिर्फ वो टैब्स को देखना चाहते हो जो कि खुली हुई हैं, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। और यहाँ पर आने के बाद आपको सिर्फ वो वाली टैब्स दिखेंगी जो कि खुलने वाली हैं, जो कि खुली हुई हैं, सॉरी, जो कि ऑलरेडी खुली हुई हैं। ओके, अब इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर एक्सटेंशंस की। जैसे VS कोड में एक्सटेंशंस होती हैं, जुपिटर लैब में भी एक्सटेंशंस हैं बहुत सारी। हालांकि ये बहुत ही जो है अर्ली स्टेज पे है, अभी उतना मैच्योर नहीं है जितना VS कोड है, बट अगेन आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो जुपिटर लैब, तो ये आपको डिसेबल मिलेगा, ये आपको बोलेगा कि आप इनेबल करना चाहते हो। कुछ इस तरह से दिखेगा आपको कि यार कोई भी कुछ भी आपके ब्राउज़र में इंजेक्ट कर सकता है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, काइंड ऑफ ये लिखेंगे। और उसके बाद आप इसको इनेबल करें अपने रिस्क पे। और मैं बता रहा हूँ आपको एक्सटेंशंस काफ़ी बढ़िया है। जैसे गूगल ड्राइव की किसी ने बना रखी है, क्लाउड स्टोरेज विद जुपिटर लैब थ्रू गूगल ड्राइव, तो ये मैं काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ एक्सटेंशंस। और मैं चाहता हूँ आप भी ट्राई करो यार, कुछ मिले तो मुझे बताना। ये देखो जुपिटर ड्रॉ आयो, जुपिटर लैब एक्सटेंशन फॉर एम्बेडिंग ड्रॉ आयो ग्राफ्स। तो ड्रॉ आयो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। और जुपिटर लैब में अगर मैं नोटबुक्स में उसको एम्बेड कर सकूँ या फिर यहाँ पर एम्बेड कर सकूँ, तो ये मेरे लिए एक्सप्लोर करने के लिए एक चीज़ जैसे कि हो जाती है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आप लोग हो सकता है कुछ और एक्सप्लोर करना चाहो, तो काफ़ी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो मुझे अभी के लिए बहुत अच्छी लगी और मैंने ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर दिया है यूज़ करना। मैं अपना जो प्रोडक्शन का कोड होता है उसमें क्विक स्नीक पीक मुझे मारनी है कि भाई क्या चल रहा है, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी, ठीक है। एक मुझे झांकना है अगर ऊपर ऊपर से, तो मैं उसको देख लेता हूँ। हालांकि मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ आप CI/CD पाइपलाइन बनाएं अच्छी सी, और उसके हिसाब से अपने कोड को जो है रखें। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आप लोगों पे छोड़ूंगा इसको एक्सप्लोर करना। एंड आई होप कि आप लोग जो है इसको इन्जॉय करोगे और ये बात आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी जो कि मैंने बताई है आप लोगों को जुपिटर लैब के बारे में। अब इसी के साथ साथ एक चीज़ रह रही है जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और वो ये है कि यहाँ पर मैंने एक टेस्ट सर्वर बनाया हुआ है। तो मैं अगर आप लोगों को ये टेस्ट सर्वर दिखाऊं तो इसमें मैं क्या करूँगा, pip3 देखता हूँ पहले कि है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो ept इंस्टॉल pip3 करना पड़ेगा। pip3 इंस्टॉल जुपिटर लैब में करूँगा, और ये मैं रिमोट सर्वर में आ गया हूँ बाय द वे, आपको बता दूँ पहले ही। और इसकी IP ये रही, इसकी IP रही, तो मेरी IP है। इसकी IP भी आती है लिख कर यार, ये रही देखो, ये है इसकी IP 206 से स्टार्ट हो रही है, 161 तक जा रही है। उप्स, मैंने इसको कैंसिल कर दिया Ctrl+C दबा के, गॉड, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं इंस्टॉल। एंड आई होप कि ये हो जाए इंस्टॉल। और मैंने IP को कॉपी करते समय गलती से यहाँ पर देखो बैड रिक्वेस्ट लिख कर आ रहा है, बट ये जो मैंने इसमें कभी अपाचे इंस्टॉल किया होगा, मे बी कुछ डिप्लॉय किया होगा, बट ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने ये IP डाल दी है और ये इंस्टॉल हो जाए एक बार जुपिटर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर मैं नोटबुक सर्वर कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ इस मशीन के अंदर, इस VM के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर मैं जुपिटर लैब एंटर मारूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप देखो यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है कि रनिंग एज रूट इज़ नॉट रिकमेंडेड, यूज़ अलाउ रूट। ओके, तो ये कह रहा है कि आप अगर रूट के रूप में, जैसे कि अगर आपने जुपिटर नोटबुक यूज़ की होगी तो ये लिख कर आता है कि जो रूट है उसके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस होते हैं, तो प्लीज़ रूट की तरह ना इसको रन करें क्योंकि सारा का सारा एक्सेस मिल जाएगा ब्राउज़र वाले को। तो ठीक है यार, मतलब मैं देना चाहता हूँ और इसमें टोकन की अच्छी सिक्योरिटी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। अगर आप सिर्फ जुपिटर लैब रन करते हो तो लोकल होस्ट पे ये रन हो रहा है। अब अगर मैं इसका 8888 पोर्ट इस तरह से एक्सेस करूँ, तो एक रीज़न तो ये है कि जो इसका 8888 पोर्ट है वो मुझे खोलना पड़ेगा, UFW अलाउ 8888 करके। अब आप लोग कहोगे कि यार ये UFW अलाउ क्या है। UFW अलाउ फायरवॉल से आपने अलाउ किया कि भाई 8888 पोर्ट पर इनकमिंग ट्रैफिक आपका आ जाए। अब ये सब चीज़ें हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, बट UFW अलाउ 8888 लिख लेना अगर नहीं मालूम हो। और अगर चाहते हो मालूम करना तो आप देख सकते हो मेरी PHP की सीरीज़ के चंद वीडियोज़ जिसमें मैंने ये बताया है, आपको बहुत डिटेल में बताया और बहुत अच्छी तरह से बताया। मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ कहाँ से है वो, होस्टिंग और PHP साइट ऑन सर्वर से आप देख सकते हो। PHP के कॉन्टेक्स्ट में बताया, लेकिन अगर PHP नहीं भी सीखते हो आप तब भी चलेगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो उन वीडियोज़ को। बट अभी मैं आपको बताऊँगा कि ये देखो नहीं चला, और ये चला इसलिए नहीं क्योंकि आपको एक यहाँ पर छोटा सा ट्वीक करना पड़ेगा। और ट्वीक आपको ये करना पड़ेगा कि आप लिखोगे जुपिटर लैब -- अलाउ रूट, फिर -IP इज इक्वल टू 0.0.0.0 आपको करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करते हो तो क्या होगा कि ये 8888 पर चल रहा है। अभी मैं इसको चलाऊँगा तो ये देखो ये चल गया, ठीक है।
लेकिन ये भी आपसे एक टोकन मांग रहा है। ये टोकन इसलिए मांग रहा है कि यार कोई भी आ सकता है आपके इसमें। अब आपने देखा कमांड मैंने क्या यूज़ किया। तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको रन करते हो तो ये लोकल होस्ट पे रन होगा, लोकल होस्ट का एक्सेस होगा नहीं आपको। तो आप चाहते हो कि ये सबके लिए रन हो इस आईपी पर, अपनी आईपी पर सबके लिए रन हो, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, --IP इज इक्वल टू 0.0.0.0। ये कमांड आप लोग देख लो। और इससे पहले मैंने फायर किया, अगर आप उबंटू या डेबियन पे हो तो ZUFW अलाउ 8888, क्योंकि मैंने 8888 पोर्ट को ओपन किया क्योंकि डिफ़ॉल्ट पोर्ट 8888 ही है। ठीक है, ये कर दिया आपने। अभी जो टोकन है आपका, ये DB करके जो लिखा हुआ है, या तो आप क्वेश्चन मार्क टोकन जो है इस तरह से कॉपी करके आप, उप्स मैंने गलती से कंट्रोल C दबा दिया, या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, नहीं तो आप ये टोकन उधर डाल दो जो डब्बा बना हुआ था। अभी मैं सर्वर के अंदर आ चुका हूँ, देख रहे हो, मैं अपलोड कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे फाइल है अपनी, मान लो मैं settings.json अपलोड करना चाहता हूँ सर्वर पे, देखना यहाँ पर। अभी मैं कैंसिल करके कंट्रोल C करके मैं अगर यहाँ पर ls करूँगा तो ये देखो settings.json इस फोल्डर में आ गई है। अगर मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊँगा touchthis.txt और वापस से मैं चलाऊँगा अपना सर्वर, नोटबुक सर्वर, तो ये देखो यहाँ पर ये मेरा वापस से आ गया। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखो this.txt भी आ गया। तो मेरे हिसाब से कोड बेस है, अगर आपके पास सर्वर पे रखा हुआ है तो बड़े आराम से आप लोग जो है डार्क मोड में करो, आपको मोड की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर थीम भी बहुत बढ़िया बढ़िया है इसमें, और मुझे लगता है जैसे जैसे काम चल रहा है आ जाएंगी और चीज़ें। अगर मैं कुछ इंस्टॉल करूँ, जैसे एक्सटेंशन, ये कह रहा है कि एरर अकर्ड इंस्टॉलिंग, ये एरर मैसेज प्लीज इंस्टॉल Node.js, तो इसको Node.js चाहिए, बट आई इग्नोर दिस फॉर नाउ। आप लोग Node.js इंस्टॉल करना। एक और चीज़ आप लोग यहाँ पर देखो, टर्मिनल का ऑप्शन भी आ रहा है, आप टर्मिनल पे क्लिक करो और ये टर्मिनल आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो पूरे सर्वर का कंट्रोल ब्राउज़र में आ गया। बस अपना टोकन संभाल के रखना, ये नहीं कि टोकन आपने किसी को खुशी खुशी में फेसबुक पे पोस्ट कर दिया कि मैंने बना ली है एक जुपिटर लैब की सर्वर, ये रहा उसके नोटबुक का पासवर्ड, तो कोई भी आके कुछ भी कर देगा यहाँ पर। हो सकता है कि वो, वैसे क्या ही करेगा यार, अगर आपके $5 का सर्वर है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका $5 का नुकसान होगा यार। ठीक है, नुकसान क्या होगा, कुछ ही करेगा वो, आप उसको रिसेट कर लेना बाद में। बट अगेन, हम हैक होने वाली जो भावना है उसमें नहीं आना चाहते। हमें किसी ने हैक कर लिया तो बड़ा बुरा लगता है, ठीक है, तो वो मेरी फीलिंग नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। काफ़ी मैंने बोल लिया जुपिटर लैब्स के बारे में, मैंने सर्वर पे भी आपको बता दिया चलाना। अगर आपको सर्वर बनाना नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर आप जा सकते हो इस वीडियो के बाद, और मैं चाहूँगा कि सब लोग जाएँ वहाँ पर, PHP की होस्टिंग और फर्स्ट PHP वेबसाइट ऑन अ सर्वर, इस वीडियो 69th वीडियो पे जाएँ आप लोग। मैंने अपनी पर्सनल टेक्निकें बताई हुई हैं, पर्सनल ट्रिक्स, जो कि देखो यहाँ पर लिखा भी है थंबनेल पे, माय पर्सनल ट्रिक्स टू मैनेज मल्टीपल VPS बेस्ड सर्वर्स। ये ट्रिक्स आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कोई नहीं बताएगा। ये ट्रिक्स क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल है, मैंने एक वीडियो में कंपाइल करी है। तो अगर आप ये 70वां वीडियो देख लेते हो, और मैं तो कहूँगा 69 से स्टार्ट करो, 69 से लेके आप देख लेते हो यहाँ पर 74 तक, 73 या 74 तक, मैं आपको बता रहा हूँ आप VPS के चैम्पियन बन जाओगे। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक सर्वर होता है क्लाउड पे, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इसमें। तो 69th वीडियो PHP प्लेलिस्ट का आपको चैनल खोलना है, PHP की प्लेलिस्ट में जाना है। और मैं बता रहा हूँ कोई PHP नहीं है इसमें ज़्यादा, मैंने बात करी है 93%, अगर मैंने बात करी है सर्वर की तो 7% शायद PHP की करी होगी, ठीक है। तो PHP की उतनी बात मैंने नहीं करी है, वो वीडियोज़ जो हैं वो सर्वर को मैनेज करने के ऊपर ही बने हुए हैं वीडियोज़, तो ज़रूर देखना। और अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चन है बेसिक, वो मैंने यहाँ पर कोडिंग डिस्कशन वाली प्लेलिस्ट में आंसर किए हुए हैं, ये आप लोगों को जो है पता चल जाएगा। एंड विदाउट मेंशनिंग जुपिटर लैब्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मैं नहीं जाऊँगा। जुपिटर लैब्स मैं लिखूँगा, जुपिटर लैब होता है यार, पता नहीं क्यों मैं लैब्स बोल रहा हूँ, नॉट प्रोजेक्ट जुपिटर। वैसे प्रोजेक्ट जुपिटर का ही पार्ट है, बट जुपिटर लैब की डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर आप लोग जाओ और यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, बट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैंने वीडियो बनाया। बट अगेन ये सोर्स है, कुछ भी अपडेट आएगा तो यहाँ पर आएगा। मैं भले ही वीडियो बना दूँ, लेकिन आपको ये ज़रूर पढ़ना आना चाहिए किस तरह इंस्टॉल करते हैं ये सब, इसकी आदत भी आप लोग डालो, ठीक है। वीडियोस देखो, बहुत अच्छी बात है, मेरे वीडियोस देखो, मैं काफ़ी आसान करके आप लोगों को लेकर आता हूँ चीज़ें, बट मैं उसके बाद जो सत्य है उसको भी, मैं उससे भी अलग नहीं हटना चाहता। मैं कहूँगा कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इज़ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, इट विल रिमेन दी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। आप लोग को कोई रिप्लेसमेंट नहीं देगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का, तो यहाँ पर सब कुछ होता है। इसको आसान बना के कोई ज़रूर बता दे। सो मैं इस वीडियो को भी एंड करूँगा। काफ़ी मैंने आप लोग को जुपिटर नोटबुक के बारे में, जुपिटर लैब के बारे में बताया, तो आप लोग सब लोग अपनी अपनी नोटबुक्स बनाओ, ट्राई करो। कुछ हिडन फीचर है जो कि इस वीडियो में नहीं बताया मैंने, बहुत सारे होंगे ऐसे फीचर्स, कमेंट करो
और मैं दिल दूंगा आप लोगों को फॉर श्योर। मुझे बताओ कि कौन से वो फीचर्स हैं यार बहुत कमाल के हैं कि आपको मज़ा आ गया देख के उसको, तो आप लोग नीचे कमेंट ज़रूर करना उसको, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग जो है PHP की प्लेलिस्ट का ये वीडियो देखोगे, ज़रूर कंसिडर करोगे मेरी बात को, और मैं बता रहा हूँ आपको मज़ा आ जाएगा, यू विल नेवर रिग्रेट। 69th वीडियो है अभी के लिए, इस वीडियो में इतने गए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ये PHP की प्लेलिस्ट से 69 वीडियो ज़रूर देख लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइज। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.